हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपन लोग पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और अपन लोगों ने अभी जो टॉपिक खत्म किया है परसों या कल, वो था प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट कि जो विकास के जो नियम और सिद्धांत क्या होते हैं। मैंने उसके आपको नोट्स भी भेजे हैं और साथ के अंदर मैंने आपको असाइनमेंट भी भेजा है, तो आप उसका भी रिप्लाई करिए, नोट्स भी निकल पाएंगे। अब अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए, जो कि वृद्धि भी अपन पढ़ चुके हैं और विकास भी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बालक का जन्म हो चुका है, तो अब अपन को पढ़ना है कि वृद्धि और विकास जब जन्म के बाद में और जन्म से पूर्व भी कई बार, कि इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। क्या होता है कि कुछ वृद्धि और विकास में समय के साथ साथ क्या होता है कि जब बच्चा जो जन्म लेता है या जन्म लेने वाला होता है, तो कई बार वृद्धि और विकास को माँ के गर्भ में भी उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे कि माता बहुत ज़्यादा किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, या वो जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ कि गर्भवती महिला जो है, वैसे तो उसको अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि वो एड्स से पीड़ित है, और एड्स बीमारी से अगर वो पीड़ित है या HIV पॉजिटिव है, तो 100% चांसेस होते हैं कि होने वाले बच्चे को भी HIV पॉजिटिव होगा। और फिर आप जानते हैं कि जन्म लेने के बाद में तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो इस प्रकार से जो भी बातें होती हैं, या माँ ने पोषक तत्वों को अपना पूर्ण रूप से या अच्छे से ग्रहण नहीं किया और बच्चे का जन्म हो गया, तो वो बच्चा भी कमजोर और बिल्कुल अस्वस्थ होगा। तो ये तो जन्म से पूर्व की बातें जो कि अपन पहले कर चुके हैं। और इसमें ये भी प्रभावित करता है कि जन्म से पहले जो होता है सारी बातें, तो ये जन्म से पूर्व जो कि माँ के गर्भ में होता है, तब तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता ही है, जिसके बारे में अपन ने पूर्व में अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो जन्म से पूर्व, गर्भ में तो था ही, लेकिन गर्भ के बाद भी वृद्धि और विकास जो अपन ने पहले अलग अलग पढ़ा था, अब इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं कि इनको कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। कि मान लीजिए कि पिता का शरीर अच्छा है, माता का शरीर अच्छा है, पर बच्चे का अस्वस्थ है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। या माता का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से पिता का भी अच्छा है, तो क्या कारण हो सकता है। तो इसके कई कारण होते हैं, जो कि क्योंकि माता और पिता से ही तो उसको उन चीज़ों को की प्राप्ति होती है, उन गुणों की या गुणों की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम जो आता है वो आता है इन्हें प्रभावित करने वालों में वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का क्या होता है। हेरिडिटी मैं आपको बताई थी, मैंने आपको पढ़ाया था कि हेरिडिटी जो होती है, जब माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु आपस में मिलते हैं, तो जीन्स जो होते हैं, जीन्स जो कि उनमें उनके गुणों के वाहक होते हैं, जो कि बच्चे के अंदर अपने आप चले जाते हैं। ये प्राकृतिक ही रूप से एक चीज होती है, जो कि माता और पिता के अंडाणु और शुक्राणु से जो जीन्स होते हैं, वो एक तरह से उनके गुणों के वाहक होते हैं या अवगुणों के वाहक होते हैं, जो कि बच्चे के अंदर अपने आप प्राकृतिक रूप से उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब वंशानुक्रम के अंतर्गत बात यह आती है कि आप देखिए कि जो बच्चा होता है, तो उसके शरीर को देखकर या उसके कुछ हाव भाव को देखकर या उसके किसी भी तरह की कई ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं, उसकी बनावट होती है शरीर की, उसके नैन नक्श होते हैं, उनको देख के एक अंदाज लगाया जा सकता है कि शायद उसके दादी दादा चाची चाचा, दादी दादा या मामा नानी नाना, इन लोगों से ये अंदाज लगाया जा सकता है कि शायद ये इस परिवार का बच्चा होगा, क्योंकि उसके जो कहते हैं पुराने जमाने में कि 7 पीढ़ियों के गुण कभी भी आ सकते हैं। कि कई लोग कहते हैं कि अरे इसकी आंखें नीली कैसे हो गई, अरे नीली कैसे हो गई, होंगे कोई 7 पुश्तों के अंदर, या कोई बात होगी, जीन्स इसी तरह के आ गए होंगे जो कि हमने नहीं देखे होंगे हमारे इस वाले जन्म के अंदर या हमारे से पहले की पीढ़ी के अंदर। लेकिन उससे पूर्व जो 7 पीढ़ी तक तो हम जिंदा रहते नहीं हैं, तो उस समय जो भी होते हैं, तो इस प्रकार से ये वाहक होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ कई बार क्या होता है कि ये देखकर तो हम पता लगा सकते हैं
कि उसकी बुद्धि की शक्ति, तर्क की शक्ति, बोलने की शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक जो विकास होता है या वृद्धि होती है, उन सब चीज़ों से तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स या घर के अंदर सब लोग गोरे हैं और मान लीजिए बच्चा है वो थोड़ा सांवला हो गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन का मतलब होता है कि कई बार किसी कारण से कुछ भिन्नता बच्चे के अंदर आ जाती है। और एक पॉइंट और होता है कि जो जीन्स में भिन्न भिन्न प्रकार के संयुक्त होते हैं गर्भधारण के समय, और वो हस्तांतरित होते हैं और पिता और माता की संतान में वो दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, उसे भिन्नता का नियम या उसे लॉ ऑफ वेरिफिकेशन कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ वेरिफिकेशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन के कारण इसमें कई बार कुछ ऐसा आ जाता है कि जिससे हम इस तरह की बात कर सकते हैं, और जिसे प्रतिगम का नियम भी कहा जाता है। प्रतिगम का नियम, जो कि ये वैल्यूज होती हैं, नियम होते हैं, ये बनते जाते हैं। जैसे लॉ ऑफ, इसी के अंदर आएगा कि लॉ ऑफ वेरिफिकेशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसके कारण तो कई बार जो होता है माता पिता से डिफरेंट होता है, और इसमें कई बार माता पिता के कुछ गुण तो आते हैं और कुछ गुण नहीं आ पाते हैं। तो ये जो होता है वंशानुक्रम, इसको वंशाक्रम और वृद्धि को प्रभावित करता है। अब ऐसा है कि वातावरण एक ऐसा, अब इसी को अगर अपन ये कहते हैं कि इस तरह से जो हुआ, तो वंशाक्रम हेरिडिटी को का प्रभाव जो होता है बीमारियों पर भी देखा जा सकता है। बीमारियों पर कैसे देखा जा सकता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मानसिक, तार्किक और वाक शक्ति और ये सब कुछ माता पिता से मिलती जुलती होती है या उनकी अन्य पीढ़ियों से मिलती जुलती होती है। और मैंने पूर्व में ये बताया था, जबकि मैंने इसकी भूमिका बांधी थी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक की, तब मैंने आपको ये बताया था कि अगर गर्भ में बालक है और माता अगर एड्स से पीड़ित है, उसी प्रकार से इसमें ये मैं बता रही हूँ जो सेकंड टॉपिक है कि हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के अंदर मैंने लॉ ऑफ रिग्रेशन बताया, लॉ ऑफ वेरिफिकेशन बताया, और इसके अलावा ये बताया कि कई बच्चों को देखकर हम पहचान सकते हैं और उनकी काफ़ी कुछ जीन्स जो होते हैं वो माता पिता से उनको जो मिलते हैं तो काफ़ी कुछ समानता होती है। लेकिन समानता के साथ साथ कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छाइयाँ तो मिलती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण जैसे कि वो भी माता पिता को वंशानुक्रम के द्वारा बच्चे में अपने आप चले जाते हैं। और वो कौन कौन से गुण होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पिता को या माता को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, डायबिटिक है, या कोई अन्य प्रकार की ऐसी बीमारी है जो कि वंशानुक्रम रूप से उसको मिल सकती है, या वो हकलाता है, बबलाता है, या वो उसके आँख स्क्विंट है, मतलब थोड़ा भैंगापन है, या और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो आंतरिक बीमारियां जो होती हैं वो और भी कई तरह की होती हैं। तो वो जो है बीमारियां, उनका भी अधिगम बच्चों में जीन्स के माध्यम से हो जाता है, वंशानुक्रम के माध्यम से, जो कि उसको बड़े होने पर जब जन्म लेता है तब वो उसके अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि देखिए तुम्हारे पापा को या मम्मी को डायबिटीज था, तुम पहले से ही ये काम कम करना, या चीनी कम खाना, या उनको हाई बीपी था और या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा था, तुम पहले से ही वजह पर और इस पे कंट्रोल रखना। अब इसके बाद अपन आते हैं कि अब इसके बाद जब अपन सेकंड नंबर पर आते हैं हेरिडिटी के बाद में, जो कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, वो है सेकंड पॉइंट, वो है दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है वातावरण। अब आप देखिए सेकंड है वातावरण या एनवायरनमेंट। वातावरण या एनवायरनमेंट बहुत सारे हैं इसके अंदर, अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं कि वातावरण जो होता है, तो ये बात मैंने बताया था कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का आपस में इंटर रिलेशन होता है। इंटर रिलेशन जो होता है तो उसमें क्या होता है कि हेरिडिटी तो है लेकिन वातावरण उस तरह से नहीं मिल रहा है, और मान लीजिए बच्चे को एक अच्छा वातावरण नहीं दिया गया, तो क्या होगा
कि वो बच्चा अस्वस्थ, मान लीजिए पोषण भी अच्छा नहीं दिया गया तो वो बच्चा अस्वस्थ होगा, बीमार होगा, बीमारी का इलाज नहीं कराया गया तो हो सकता है कि वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, या वो हमेशा जिंदगी भर के लिए बीमार रहना शुरू कर दे। और खाली ये पोषण से रिलेटेड ही नहीं है, और भी कई प्रकार के वातावरण दिए जाते हैं कि जैसे कि इसमें भी बहुत डिफरेंस होता है, जैसे कि सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में किस तरह का वातावरण मिलता है, या जहाँ बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं होती है वहाँ किस तरह का वातावरण मिलता है, या जॉइंट फैमिली के बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उनके वृद्धि और विकास में भी काफ़ी फर्क होता है। तो इन तरह के जो होते हैं उनमें भी फर्क होता है। इसके अतिरिक्त ये जो बातें हैं वो अभी अपन कंटिन्यू करते हैं। तो वातावरण जो होता है ये बाह्य शक्तियों का प्रभाव होता है, परिस्थितियों पर सम्मिलित होता है, व्यवहार, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और संवेगात्मक विकास भी इस पर निर्भर करते हैं कि आपने वातावरण कैसा दिया। आपका घर का बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत प्रेम भरा एटमॉस्फेयर है तो वातावरण भी वैसा ही होगा, और ऐसा नहीं है तो उसका जो व्यक्तित्व का विकास भी उसी प्रकार का होगा कि वो हो सकता है कि वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाए। और अगर प्रेम मिल रहा है तो वो कहते हैं ना कि प्यार देते हैं तो प्यार लेते भी हैं, तो उसने देखा कि यहाँ तो प्यार मिल रहा है तो प्यार देना भी सीखेगा। यहाँ भावनात्मक है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो भी जुड़ेगा, नहीं जुड़े तो वो भी कहेगा किसको किसकी परवाह है। तो वातावरण जो होता है, क्योंकि बच्चा तो अपरिपक्व होता है, उसको तो जैसा मैंने जो कल बताया था आपको कि कुम्हार की कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसको जैसे जैसे अपन शेप देते जाएंगे वैसे वैसे शेप के अंदर वो ढलता जाएगा और उसी शेप का वो बन जाएगा। इसी वातावरण में जो क्या होता है, अतः वातावरण एक ऐसा ताकतवर कारक है कि जिससे सामान्य बालक में जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा उसको बना सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक, लिमिट के आगे नहीं है। इसी को अपन कल वापस कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।